गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सबको नमस्कार। बताना भाई क्लास स्टार्ट हुई क्या आप सभी की? एक बार अगर क्लास स्टार्ट होगी तो बताना। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी क्लास स्टार्ट हो गई है। एक बार आप मुझे बताएंगे कि ऑडियो वीडियो कैसी है। कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल तेरी, रोहित राजपूत, कशक चौधरी, नवीन कुमार कह रहे नमस्ते जी। शतांशु, एक बच्चे कह रहा है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। भाई वो तो खुद से करना ही पड़ेगा आपको। बलजीत, रतुल, अक्षर, रक्षा, शिवानी, सही चल रहा माहौल। प्रेमलता सिंह कह रही गुड इवनिंग। अक्षय कह रहे जी कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलो अच्छा, कल या जो लास्ट क्लास हमने की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन परावर्तन के हमने बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे थे। इसकी मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता कितनी है, पावर शक्ति कितनी है, फोकस कहां पे होता है, फोकस दूरी कितनी है, रेडियस कितनी है, इस तरह की बातें हमने कल की क्लास में की थी। आज हम बस अगले 15-20 मिनट में कोशिश करेंगे रिफ्लेक्शन को समाप्त करके लाइट के दूसरे टॉपिक की तरफ हम मूव कर जाएं। ठीक है, अब यहां पे देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास में एक मिरर है, एक समतल दर्पण है और इसके सामने एक वस्तु रखी है। अगर प्लेन मिरर के सामने एक वस्तु रखी हो तो उसकी कुल कितनी इमेज बनेगी? आप कहेंगे सर अगर मिरर एक है उसके सामने एक वस्तु रखेंगे तो उसकी एक ही इमेज बनेगी। भाई एक वस्तु है, इमेज एक बनेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास में दो मिरर हैं और ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, अगर मैं इनके बीच में कोई वस्तु रख दूं तो बताओ, अगर दो दर्पण एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, 90 डिग्री के कोण पर हो और उनके बीच में कोई वस्तु रखी हो तो उसकी कुल कितनी इमेज बनेगी? कोई बच्चा बताएगा? करते रहो। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जो भी आप लिख रहे हैं। अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पर हो तो उससे कुल कितनी इमेज बनेगी, ये आपको बताना है। अच्छा, मुझे पता था कि जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो एक आध धुरंधर जो है इसका आंसर इनफाइनाइट, अनंत जरूर लिखेगा। इसलिए हमने क्वेश्चन पूछा। बेटा जब भी मिरर का क्वेश्चन आए, दर्पण का क्वेश्चन आए, ये नहीं कि हमेशा अनंत पे ही टिक लगा दो। अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो टोटल 3 इमेज बनती हैं। एक बनेगी जहां पे ये मिरर है बेटा, जितना आप इसके आगे है एक इमेज बनेगी, ठीक उतना ही पीछे एक इमेज हो गई। एक बनेगी इस वाले मिरर की वजह से, जितना आगे है उतना पीछे बनेगी। एक जहां पर ये दोनों मिरर मिल रहे हैं उसके पीछे, तो कुल मिला के 3 इमेज बनेगी अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हो। अगर दो दर्पण 90 डिग्री कोण पर हो, 3 प्रतिबिंब बनते हैं। तो पेपर में आपको अलग अलग एंगल देगा कि 90 की जगह 60 डिग्री का एंगल है तो इमेज कितनी है, 45 है तो कितनी, 20 है तो कितनी। तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर आपको पेपर में एंगल दे दे उसमें वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस प्रतिबिंबों की संख्या। इसे बेटा हम लिखते हैं एन से, नंबर ऑफ इमेजेस का को लिखते हैं एन से। तो यहां पर लिखेंगे एन इजकल टू 360 बाई थीटा -1। ये बनेगा 360 बाई थीटा -1। यहां बेटा थीटा क्या है? आप कहेंगे सर थीटा यहां पे दो मिरर के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो दर्पणों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू मिरर्स। ठीक है, अब बस देखो ये फॉर्मूला कितना काम का है हमारे। अगर मैं आपसे कहूं कि दो मिरर जो हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो कितनी इमेज बनेगी? वैल्यू पुट कर दो यहां, एन इजकल टू 360 बाई थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 -1। 90 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4। 4 में से गया तो कितना बचेगा? 3। तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 आएंगे। अगर दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो तो प्रतिबिंबों की संख्या आ रही है 3।
अब अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे 3 सेकंड के अंदर। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई दो मिरर जो है उनके बीच में एंगल 60 डिग्री का है, तो बताओ उनके बीच में रखी वस्तु की कुल इमेज कितनी बनेगी अगर दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हो। चलो भाई, सचिन, मिताली गुप्ता, विजय, अमित, आशीष, रोबी, नवीन, साक्षी, सब ट्राई करो। अगर दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हैं। रोहित, रोशन, राज, देख रहे हो क्या कॉम्बो बैठा है। 3 बच्चों का नाम हमने पढ़ा भी, तीनों का नाम आर से स्टार्ट हो रहा है। अगला भी रोहित राजपूत का आ गया। तेरा खातून, कुशलदीप, गौरव, बहुत बढ़िया। शतांशु, सूर्यवंशी, अक्षर, मावी, नवीन, सबका बढ़िया है। देखो हमें पता है कि भाई मिरर का फॉर्मूला होता है दो मिरर के बीच में एंगल का 360/θ -1। एंगल कितना है 60 डिग्री का। 60 से भाग करेंगे, 6 में से 1 गया तो आंसर आएगा 5। यानी कि अगर दो मिरर जो हैं उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है तो इमेज बनेगी 5, और अगर दो मिरर 90 डिग्री का एंगल है तो इमेज बनेगी 3। अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। ये सबसे ज्यादा आता है, इसमें लिखेंगे महा इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर याद करके निकलना है अगर आप आज क्लास में आए हैं तो। देखो अगर दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल खड़े कर दें समानांतर, अगर दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो, समानांतर हो, और उनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो उसकी कुल कितनी इमेज बनेगी। अगर पेपर में आ जाए कि दो दर्पण एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल मिरर्स, समानांतर दर्पण, या आपसे बोल दे कि आमने सामने की दीवार पर एक मिरर इस वाली दीवार पर, एक इस पे, आमने सामने दो मिरर खड़े हैं, अगर समांतर दर्पण हो तो कुल कितनी इमेज बनेगी। बेटा सबसे पहले आपको समझना है, जैसे हमें रोहित ने आंसर सही दिया, अगर दो मिरर बिल्कुल पैरेलल है, अगर आप इन्हें आगे बढ़ाओगे ना तो आपस में चिपक जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। दो पैरेलल मिरर के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री का। तो जब पेपर में आपसे कह रहा है कि दो दर्पण समानांतर है, पैरेलल हैं, यानी वो इनडायरेक्टली आपसे कहना चाह रहा है कि दो मिरर अगर पैरेलल है, समानांतर हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। एंगल 0 डिग्री का, तो इमेज कितनी बनेगी आपको पता, फॉर्मूला होता है 360/θ की वैल्यू कितनी है 0 -1। 0 से बचता किसी नंबर को भाग करेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट, अनंत आएगा। तो नंबर ऑफ इमेज होगी अनंत। ठीक है। मिरर यानी कि दर्पण। ये कौन बच्चा है जो कह रहा है कि मिरर का क्या मतलब है। ये क्लास में ऐसे चले आओगे भाई तुम हैं, पीछे क्लास नहीं देखी कि मन किया अचानक से याद आया कि हमने एक बैच खरीद रखा है, चलो क्लास में उठा के चले आते हैं। मिरर का क्या मतलब है। अब देखो अगर हमारे पास में दो मिरर हैं, दो दर्पण हैं, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल समानांतर खड़े हैं तो कुल प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे कहेगा तो 3, और 60 पे कहेगा तो 5। नॉर्मली पेपर में इन 3 में से आपके यहाँ पे जो लेवल है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इन 3 में से कोई से एक एग्जाम्पल पूछ लेगा। 60 है तो कितना, 90 है तो कितना, यानी कि वो 90 भी नहीं बोलता, जनरली पेपर में कहता है कि दो दर्पण लंबवत खड़े हैं, परपेंडिकुलर, तो वहां पे अनंत आंसर बता देना। अनंत आंसर है समानांतर के लिए। दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो अलग चीज है, और परपेंडिकुलर है तो अलग है। ठीक है, ये बेटा हमारे पास में मिरर का मामला हो गया समाप्त। अब आते हैं यहां पे, अब मैं रिफ्लेक्शन में परावर्तन के बिल्कुल एंड में चल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल एंड में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें कोई चीज क्यों दिखाई देती है, कोई वस्तु हमें क्यों दिखती है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर आपने कई बार बताया कोई वस्तु हमें इसलिए दिखाई देती है कि अगर किसी वस्तु पर टकराने वाली लाइट हमारी आंख तक पहुंच जाए तो वस्तु हमें दिखने लग जाएगी। अगर उस पर टकराने वाली लाइट आंख तक नहीं पहुंचेगी तो नहीं दिखेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है कोई वस्तु मुझे दिख रही है, समझ में आया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दो वस्तुएं जो हैं, एक बच्चे अगर सर एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री एंगल भी तो बनता है। देखो 180 डिग्री एंगल तब बनेगा भाई अगर दो मिरर ऐसे ले लो आप, एक मिरर ये है और एक मिरर ये, तो दो मिरर को आप, जैसे दो मिरर ये थे और इन्हें आप साथ साथ लगा दो,
एक ये, और इन दोनों मिरर को आप साथ साथ लगा दो, ऐसे एक के साथ एक, तो इनके बीच में एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का। तो साथ साथ लगाने का मतलब ये है कि एक सिंगल मिरर की तरह ही काम करेगा, एक इमेज एक ही बनेगी, चाहे आप फॉर्मूले से चेक कर लो। n इजकल टू 360 बाई थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 -1, 180 से भाग करेंगे 360, 2 - 1 यानी क्या आएगा 1। तो दो मिरर 180 डिग्री के एंगल का मतलब यह है कि एक के साथ में आपने एक मिरर लगा दिया, यानी दो मिरर का एक सिंगल मिरर ही तो बना दिया, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि भाई हमें कोई चीज क्यों दिखती है, तो आपने कहा सर कोई चीज हमें दिखती है अगर उस पर लाइट टकरा के हमारी आंख तक पहुंच जाए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने किसी चीज को देखा, अगर कोई चीज मुझे लाल रंग की दिख रही है तो लाल ही क्यों दिख रही है, वो मुझे नीली पीली हरी क्यों नहीं दिखी, या कोई और वस्तु देखी मैंने वो मुझे हरी दिख रही है तो हरी क्यों दिख रही है, वो मुझे नीली क्यों नहीं दिख रही। तो कोई भी वस्तु अगर मुझे जिस रंग की दिख रही है उसी रंग की ही क्यों दिख रही है, तो उसकी वजह क्या है। जैसे मान लो ये मेरे पास में, मान लो कोई हरे रंग की एक वस्तु है, ये देखो हरी क्यों दिख रही है। ये मान लो कि बेटा ये मेरी आंख है, मैं इस वस्तु को देखना चाह रहा हूं, तो जब इसके ऊपर लाइट डलेगी, सन की लाइट डलेगी, सूर्य का प्रकाश डलेगा, व्हाइट लाइट, तो बेटा व्हाइट लाइट में होते हैं 7 रंग, VIBGYOR। अगर ये वस्तु मुझे हरे रंग की दिख रही है ना, तो पता है इसकी वजह क्या है, यानी जब इसके ऊपर व्हाइट लाइट डलती है तो ये वस्तु सारे के सारे कलर अपने अंदर कर लेती है एब्जॉर्ब, अवशोषित। बस जब हरा रंग इसके ऊपर गिरता है ना, तो वस्तु जो है जैसे इसके ऊपर हरा कलर टकराएगा तो हरे को रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो कोई वस्तु सोचो अगर सारे रंग तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, सारे कलर तो अपने अंदर पी जाए, लेकिन केवल हरे रंग को परावर्तित करे, तो अरे केवल हरे रंग को परावर्तित करेगी तो हरा ही हमारी आंख तक पहुंच पाएगा, तो इसलिए मुझे हरे रंग की दिख रही है। तो कोई वस्तु आपको जिस रंग की दिख रही है, इसका मतलब है कि वो केवल उसी रंग को ही परावर्तित कर रही है, बाकी सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। अब सोचना कि जो कलर वस्तु ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, पी के बैठ गई, वो तो मेरी आंख तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, तो उस रंग की नहीं दिखेगी। तो वस्तु जिस रंग को एब्जॉर्ब कर ले उस रंग की नहीं दिखती, लेकिन जिस रंग को रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, टकराती है नहीं, इधर चलो फेंक के मारे, वही कलर तो हमारी आंख तक जाएगा। तो कोई वस्तु जिस रंग को रिफ्लेक्ट करती है उस रंग की दिखती है। बच्चे कर देते हैं गलत एग्जाम में, पेपर में आया राजस्थान में एक एसएससी के एग्जाम में, एक वस्तु हरे रंग की दिखाई देती है क्यों, उसने पहला ऑप्शन लिख दिया वस्तु हरे रंग की दिख रही है क्योंकि वो हरे को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। बच्चे भावुक हो गए, अरे वाह मजा आ गया, वस्तु हरे को एब्जॉर्ब कर रही है, हरे को अपने अंदर अवशोषित कर रही है, इसके अंदर तो हरा थोक के भाव में भरा पड़ा है इसलिए हरी दिख रही है। अरे भाई जो रंग वस्तु ने एब्जॉर्ब कर लिया वो मेरी आंख तक पहुंचेगा ही नहीं, कभी दिखेगा ही नहीं। उसमें एक ऑप्शन लिखा था वस्तु हरी दिख रही है क्योंकि वो केवल हरे को ही परावर्तित कर पाती है, केवल हरे को ही रिफ्लेक्ट कर पाती है, तो सबकी आंख में हरा रंग ही पहुंच पा रहा है इसलिए हरी दिखाई दे रही है। तो जिस रंग को परावर्तित करेगी उसी रंग की दिखाई देगी। अभी मैं सफेद काले पे भी आऊंगा, पहले यहां तक का लिखेंगे, एक बार लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट विल अपीयर ऑफ same color which is reflected by it। हिंदी में लिखेंगे कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिसे वह परावर्तित करती है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is due to green color of an object is due to it reflects green color only। हिंदी वाले लिखेंगे कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है
आसमान क्या दिखता है, क्यों दिखता है, वो स्कैटरिंग प्रकीर्णन के अंदर पढ़ाएंगे, जो पढ़ाया जा रहा है पहले उसे समझ लो। कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल हरे रंग को ही परावर्तित करती है। और हिंदी वाले इतना लिख लेंगे, लिखना पड़ेगा। कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल हरे रंग को ही परावर्तित करती है। ठीक है। तो कोई वस्तु जिस रंग को रिफ्लेक्ट करेगी उस रंग की दिखाई देगी। अब वो डिपेंड करेगा उस वस्तु का सरफेस कैसा है, किसी पर्टिकुलर कलर, हर एक वस्तु किसी न किसी पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करती है। कोई अगर दो कलर को रिफ्लेक्ट करेगी तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु मुझे काली दिख रही है, ब्लैक, तो कोई वस्तु हमें ब्लैक काली कब दिखेगी? बताओ शतांशु, शांतनु सॉरी। अगर मैं आपसे कहूंगी कोई वस्तु मुझे काली रंग की दिख रही है, ब्लैक कलर की दिख रही है, तो कोई वस्तु मुझे ब्लैक कब दिखाई देगी? अगर कोई वस्तु मुझे काली दिख रही है तो काली कब दिखाई देगी? आप पहले बात समझना ध्यान से। फिजिक्स में सफेद और काला कोई रंग होता ही नहीं है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं है, तो सफेद या काले में से कोई ऑप्शन हो, टिक लगा देना उस पर। सफेद काला कोई फिजिक्स में रंग ही नहीं है। आपको एक बड़ा गजब मास्टर है, ये हमारा काला जो है फेवरेट है, ये कह रहा काला कोई कलर ही नहीं है। देखो, कोई वस्तु में देखो काली कब दिखती है? अगर किसी वस्तु के ऊपर लाइट टकराए और वो वस्तु सारे के सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब अवशोषित कर ले। अगर कोई वस्तु सारे के सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब अवशोषित कर लेगी तो कोई कलर आपकी आंख तक पहुंचेगा ही नहीं। जब आपकी आंख तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं तो जितने हिस्से से आपकी आंख में कुछ ना पहुंचे तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। और अपनी आंखें बंद कर लो, जब हमें कुछ नहीं दिखता, इस अंधेरे को हम क्या कह देते हैं? काला। तो कोई वस्तु काली तब दिखती है अगर वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले, किसी रंग को परावर्तित ही ना करे। और सफेद कब दिखेगी? अगर वो सारे के सारे रंग रिफ्लेक्ट कर दे। किसी वस्तु पर लाइट टकराई, सारे के सारे कलर परावर्तित कर दिए, तो सारे के सारे हमारी आंख में घुस जाएंगे। अगर सारे के सारे कलर हमारी आंख में घुस जाएंगे तो सबका कॉम्बिनेशन तो व्हाइट होता है। तो व्हाइट के लिए सारे कलर परावर्तित और काले के लिए सारे के सारे अवशोषित, एब्जॉर्ब होने चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स। कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। व्हाइट कलर of an object is due to it reflects all colors। कोई वस्तु सफेद रंग की, कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। तो काले के लिए सारे रंग अवशोषित होने चाहिए और सफेद के लिए सारे के सारे परावर्तित। देखो, अगर अच्छा क्वेश्चन टीचर जब बनाता है, अच्छे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये टीचर यहां तक का मान के चलता है कि भाई ये कहानी यहां तक की आपको पता है कि वस्तु हरे रंग की इसलिए दिख रही है क्योंकि वो केवल हरे को ही रिफ्लेक्ट कर रही है, हरे को ही परावर्तित कर रही है। व्हाइट के लिए बच्चों को पता है कि सारे के सारे कलर परावर्तित होने चाहिए और काले के लिए सारे के सारे अवशोषित। तो यहां तक टीचर बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने कहा कि एक बार एसएससी में क्वेश्चन आ गया है, एक बार राजस्थान वालों ने पूछ लिया वस्तु हरी क्यों हरे को परावर्तित करती है, या लाल क्यों लाल को परावर्तित करती है, काली क्यों सारे एब्जॉर्ब करती है अवशोषित, सफेद क्यों सारे परावर्तित करती है। अब टीचर जो है मान के चल रहा है कि भाई यहां तक जो है बच्चे को पता है कि इतना तो
पढ़ता ही है बच्चा है कि सफेद क्यों दिखती है वस्तु, काली क्यों दिखती है, लाल क्यों दिखती है, पीली क्यों दिखती है। अब वो पूछता क्या, आप उस पर आते हैं। इस आधार पे जो क्वेश्चन बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे कहूं भाई एक कमरा है ये, और इस कमरे में व्हाइट लाइट है, सन की लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, और इस कमरे के अंदर मैं गुलाब लेकर आया, और ये गुलाब जो है मुझे लाल रंग का दिख रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर व्हाइट लाइट में, सन की लाइट में मुझे एक गुलाब लाल रंग का दिख रहा है, तो वही गुलाब मुझे हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देगा, ग्रीन लाइट में कैसा दिखेगा। व्हाइट लाइट में लाल दिखने वाला गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखेगा, ये आपको बताना है। व्हाइट लाइट में अगर कोई गुलाब लाल रंग का दिख रहा है, पहले समझो कि व्हाइट लाइट में वो लाल क्यों दिख रहा है, पहले वो समझो, और फिर उससे आइडिया लगाओ कि हरे में रखेंगे तो कैसा दिखेगा। जितने बच्चे लाल लिख रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है, जो हरा लिख रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है। इसका आंसर है बेटा काला, ब्लैक। अब आप खुद सोचो कि इसका आंसर काला क्यों रहा होगा, यानी कि आप चीजों को रटते ज्यादा हो, समझते कम से कम हो। यार एक चीज बताओ भैया, व्हाइट लाइट में मुझे गुलाब लाल क्यों दिखा। व्हाइट लाइट में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। 7 रंग कौन से हैं, विबग्योर। अरे बेटा मुझे गुलाब लाल रंग का दिखा है, इसका मतलब यह कि गुलाब सारे कलर को तो एब्जॉर्ब करता है, केवल लाल रंग को रिफ्लेक्ट परावर्तित करता है। यानी गुलाब अगर मुझे लाल रंग का दिख रहा है तो किस रंग को रिफ्लेक्ट करेगा, आप कहेंगे सर लाल रंग को। यानी इस गुलाब की जो औकात है वो केवल लाल रंग को रिफ्लेक्ट करने की है। भाई गुलाब लाल क्यों दिख रहा है, व्हाइट लाइट में तो सारे कलर अवेलेबल है, वो लाल क्यों दिखा, क्योंकि वो केवल लाल को परावर्तित कर रहा है। गुलाब की औकात केवल लाल को रिफ्लेक्ट करने की है, और आपने इसे रख दिया हरे प्रकाश में। हरे को थोड़े ना रिफ्लेक्ट करता है ये। यहां देखना, लाल के अलावा जो बाकी कलर थे, ऑरेंज हो, येलो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, उन सबको तो एब्जॉर्ब कर रहा था। तो ये ग्रीन को तो एब्जॉर्ब करता है, तो उसके ऊपर हरा प्रकाश टकराएगा, उसे तो एब्जॉर्ब करता चला जाएगा ये। तो आपकी आंख तक कोई कलर पहुंचेगा ही नहीं, तो आपको दिखेगा ही नहीं, तो काला बोलेंगे। जी बताओ, गुलाब व्हाइट लाइट में लाल क्यों, पहले तो समझो। लाल इसलिए क्योंकि कोई वस्तु लाल रंग की दिखती है तो लाल को परावर्तित करती है, यानी लाल रंग का गुलाब की औकात लाल रंग को रिफ्लेक्ट करने की है। उसे आप रख दे रहे हो हरे प्रकाश में, हरे को थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, हरे को तो एब्जॉर्ब करता है। यहां देखो लाल के अलावा जितने कलर है सबको सोख रहा है वो अपने अंदर। तो जैसे पेपर में कलर बदल दे, समझ जाना कि आंसर ब्लैक बताना है। व्हाइट लाइट में नीला है कोई चीज तो हरे प्रकाश में काली, व्हाइट लाइट में हरी है तो लाल प्रकाश में काली, लाल है तो नीले प्रकाश में काली, रंग बदलते ही काला बताना है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, व्हाइट लाइट में लाल रख रहा था, हरे प्रकाश में कैसे दिखेगा, वो सोचते हैं कि हरे और लाल का मिक्सर दिखेगा। अरे पेंट थोड़े ना मिला रहे हो तुम कि लाल और हरा पेंट का मिक्सर दिखेगा। भाई व्हाइट लाइट में लाल क्यों, क्योंकि लाल को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी नहीं करता। रख दिया हरे में, हरे को तो कर ही नहीं सकता वो। तो जैसे कलर बदले तो आपका आंसर होगा ब्लैक। तो यहां पे पहले इसके लिख लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा इसमें मैं लिखेंगे। रेड रोज विल अपीयर ब्लैक इन ग्रीन लाइट। लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में, लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा। समझ गए बात को। अच्छा मैं इसमें आपसे पूछ लूं कि व्हाइट लाइट में एक गुलाब मुझे लाल रंग का दिख रहा था, व्हाइट लाइट में गुलाब दिख रहा है लाल रंग का, अगर मैं इस गुलाब को लाल रंग के प्रकाश वाले कमरे में रख दूं तो वहां कैसा दिखेगा। व्हाइट लाइट में लाल दिख रहा है और इस गुलाब को मैं ऐसे कमरे में रख दूं जहां लाल प्रकाश है तो वहां कैसा दिखेगा। करो, ममता, अमित, मीनाक्षी, भूमिका, विशाल, मिताली, नवीन, रक्षा, रजय,
दीपक, सोनाली, कशक, कुशलदीप, गौरव, अमित, जय, शुभांगी, बालाजीत, खुशी, आर्या, नितिन, दिलीप, करते रहो। सतान, शांतनु, शहरा खातून का गलत हो गया, रोहित का सही है। बेटा अगर आप इसे व्हाइट लाइट में लाल दिख रहा है, अगर इसे लाल प्रकाश में रखोगे तो लाल ही तो दिखेगा, फिर काला बता रहे हो। अरे भाई थोड़ा लगाओ, इसे लगाओ, इसको यूज करो, इसे ऐसे करो, ऐसे करो इसे, ये बाहर निकल के आइए, जम चुका है अंदर, ये तो थोड़ा यूज करा करो, इसे मारा करो 2-4 हाथ वाले ऐसे। तो इसे तुमने इतना अनयूज्ड मटेरियल है ये तुम्हारा, ये वाला हिस्सा इतना कि इसने काम करना ही बंद कर दिया है, इसे पता ही नहीं है। इसे जगाओ कि भैया तू भी है हमारे पास केवल हाथ नहीं है मुंह तक ले जाने के लिए, ये भी है। अब आप एक चीज देखना, ये व्हाइट लाइट में गुलाब लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाल रंग को रिफ्लेक्ट करता है। भाई लाल दिख रहा है तो लाल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसे लाल प्रकाश में रखोगे लाल को तो रिफ्लेक्ट कर ही देगा, तो लाल दिखेगा। सेम कलर में दिखेंगे तो लाल, अगर रंग बदल देते तो काला बताना था। ठीक है, मैंने सोचा था कि 20 मिनट में टॉपिक खत्म होता, बाकी क्लास में आपके आऊंगा 28 मिनट में। समझ रहे हो कितने धुरंधर हो तुम, 8 मिनट एक्स्ट्रा लगे तुम्हें समझाने में। अगर ये साइंस स्पेशल का बैच होता तो 20 मिनट में खत्म कर देता हम इसे, तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा भाई। एक आध तो ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं लिख दे कि दोबारा बता दो एक आध मुझे कोई डाउट, बच्चे से कहते डाउट बताओ, डाउट क्या है, तो डाउट के नाम पे उसे ये तो पता नहीं कि क्या पॉइंट क्या पूछना है, ऐसे लिख देगा दोबारा बताइए, प्लीज रिपीट। अब प्लीज रिपीट उसने 2 शब्द लिखे, अब टीचर सोचता है कितना रिपीट करूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है। इससे बड़े आप वीडियो को बाद में देख लेना क्लास के बाद। हाँ, पहले अगर पढ़ चुके रिकॉर्डेड वैसे तो मोर देन इनफ है, बार बार क्यों पढ़नी है। चलो अब हम लिखेंगे यहां पे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे अब हम। तो देवी और सजनों, भाई और बहनों, आता ना पहले रेडियो में आता था कैसे, मुझे कुछ याद सा रहा भी बोलते बोलते, पुराने जमाने की बातें को, रेडियो भी एक जमाना होता था है ना, बेचारा गायब हो गया समय के साथ। मेरे याद है अभी भी, छोटा हुआ करता था तब, तो उस समय ना हमारे क्षेत्र में 2 से 6 बजे शाम को लाइट जाती थी। इन्वर्टर होते नहीं थे भाई घरों में। तो टेस्ट मैच चल रहा था और सहवाग चौके पे चौके मारा टेस्ट मैच में। तो कमेंटेटर बोल रहा है कि ये बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया, ये हमें आज तक याद है। पहली बॉल पे चौका, फिर चौका कहा उसने, फिर बोल दिया। मैंने कहा कमेंटेटर झूठ बोल रहा है क्या, ये टेस्ट मैच चल रहा, 4-4 चौके थोड़ा लगते हैं। मुझे लग रहा है कि ये बेवकूफ बना रहा है, दिख तो रहा नहीं रेडियो में। तो मैंने क्या किया, घर से बाहर निकला तो गली में जो जिन दुकानों पर टीवी बिकते हैं ना, तो उनके यहाँ चलता रहता है, वहां जाके देखा। मैंने पूछा भाई साहब ये पिछले ओवर में क्या हो रहा है? भाई मजा आ गया, सहवाग ने 22 रन मार दिए। मैंने अच्छा रेडियो वाला सही बोल रहा है, घर चलो रेडियो पे ही सुनो। तो वो एक दौर था। अब देखो अब जमाना क्या बदल गया है, पूरा मैच हम रेडियो पे सुन लिया करते थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन क्या बला है ये, इसे बड़े ध्यान सुनना। देखो अभी मैं आपको पिछली 2 क्लास से रिफ्लेक्शन परावर्तन पढ़ा रहा हूं, और रिफ्लेक्शन परावर्तन में हम क्या पढ़ रहे हैं? आप कहोगे सर रिफ्लेक्शन परावर्तन ही होता है कि लाइट गई और किसी सरफेस पर टकरा के वापस आई, और रिफ्लेक्शन परावर्तन है। पानी का बोलता हूं, एक बार ना गला सूख रहा है। अच्छा अगर मेरठ से हो आप? नहीं, मेरठ से नहीं है, मुजफ्फरनगर से है। तो रिफ्लेक्शन परावर्तन क्या है कि लाइट गई किसी सरफेस पर टकरा के वापस आई, वो रिफ्लेक्शन है।
लेकिन जरूरी तो नहीं है कि लाइट हमेशा जाए और टकरा के वापस आ जाए। देखो, रिफ्रैक्शन क्या है? मान लाइट जा रही है, हवा में चल रही थी, और लाइट के सामने कोई ट्रांसपेरेंट पारदर्शी माध्यम आ गया, जैसे पानी आ गया, कांच आ गया, डायमंड आ गया, तो लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में चल सकती है। तो लाइट जो एक से दूसरे मीडियम में जाती है, हवा से पानी, पानी से हवा, हवा से कांच, कांच से डायमंड, तो जब भी आपको लाइट मीडियम चेंज करते हुए दिखे कि हवा से पानी, पानी से हवा, तो लाइट जो मीडियम चेंज करती है, लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना। अरे भाई, क्या सारे बच्चे यहीं की हैं? क्या कोई बच्चा कह रहा है जी मैं मंसूरपुर का हूं, कोई मुजफ्फरनगर का है? मैं मुजफ्फरनगर कौन से गांव से, गांव से नहीं हूं मैं, मुजफ्फरनगर मेन सिटी से ही हूं। वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूं पिछले 18 साल से। फैमिली वाले रहते हैं वहां पे। एक मोहल्ला पड़ता है हमारे यहाँ कच्ची सड़क के पास, आनंदपुरी, उसमें। और वहां से मैं 2007 में निकला, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिजिक्स ऑनर्स, डीयू से एमएससी फिजिक्स की, और अब 11 साल हो जाएंगे 17 जून को, 21 जून को पढ़ाते हुए। 21 जून 2014 को हमने कंपटीशन वाले फील्ड में पहली क्लास ली थी। समय से चला जाता है, लग रहा है कल की ही बात हो वास्तव में। चलो, अब भावुक नहीं होना है, अब यहां आ जाओ, टाइम खराब नहीं करना। तो बेटा, रिफ्लेक्शन मैंने क्या कहा कि अगर मैं कभी क्लास में कह दूं कि प्रकाश का रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन हुआ, तो रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन हुआ, इसका मतलब होता है कि लाइट ने अपना मीडियम बदला। तो जब भी लाइट आपको पानी से हवा, हवा से पानी, या पानी से कांच, कांच से डायमंड, जब भी लाइट आपको अपना लाइट मीडियम चेंज करते हुए दिखे, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। और लाइट टकरा के वापस आ जाए, वो परावर्तन था, रिफ्लेक्शन था। अरे भाई ठीक है भाई, सब खतौली वाले सबको नमस्कार, यहां पढ़ाई कर लो, ठीक है? जो जहां से भी है बहुत बढ़िया है। यहां देखो, ऐसे लिखेंगे हम। बेटा ने कल बताया था इस क्लास के बच्चे कितने खतरनाक हैं। पता कहां कहां के हैं यहाँ पे? कोई बच्चा बिहार का है, कोई कहीं का है, उठा के ले जाएंगे। चलो, डिस्टर्ब नहीं करना इन्हें, शाबाश। जब बड़े हो जाओगे ना तो पढ़ाई कराना, ठीक है? पहले अभी अपनी एबीसीडी पढ़ के आओ तुम, ठीक है? ओके। हाँ, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का मीडियम चेंज करना, एक से दूसरे माध्यम में जाना। तो लिखेंगे यहां पे हम, when light enters when light enters from one medium to another, when light enters from one medium to another, this event is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। सारा गेम समझ रहे हैं आप कि लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। और लाइट टकरा के उसी तरफ लौट आए, वो रिफ्लेक्शन, परावर्तन था, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, जब भी बेटा लाइट, देखो ये पूरा चैप्टर आपने 10th क्लास में पढ़ रखा, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बातें कुछ याद होंगी, बोर्ड के एग्जाम में के लिए पढ़ी है आपने, सीरियसली पढ़ी होगी। दूसरा,
जब बेटा लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो हम हमेशा दो में से किसी एक मीडियम को कहेंगे सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, और एक को कहेंगे रेरर, विरल माध्यम। सुना हो ना 10th क्लास में ये कि जी सघन माध्यम है, विरल है, ये डेंसर है, ये रेरर है। अब सघन किसे कहेंगे और विरल किसे कहेंगे, डेंसर कौन है, रेरर कौन है, समझना। तो पूरा नाम होता है इसका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसे मैं आगे से शॉर्टकट में केवल डेंसर मीडियम ही कहूंगा। हिंदी में पूरा नाम होता है प्रकाशिक सघन माध्यम, लेकिन हम केवल क्या बोलेंगे, सघन माध्यम, शॉर्टकट अपनाएंगे। और कोई एक दो में से एक मीडियम होगा ऑप्टिकली रेरर मीडियम, प्रकाशिक विरल माध्यम। तो दो में से एक सघन होगा और एक कौन सा होगा, विरल। अब आपको सर हमें पता कैसे चलेगा कि जी एक सघन माध्यम होता है, एक विरल होता है, एक डेंसर होता है, एक रेरर होता है, पता कैसे चलेगा। देखो, जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाए, जहां पे लाइट धीरे पड़ जाए, मान लाइट चल रही थी और दूसरे मीडियम में जाती उसकी स्पीड कम हो गई, स्लो पड़ गई, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाए उसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल कम हो जाए। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाए वो डेंसर मीडियम है, और जहां लाइट तेज चले वो सघन माध्यम है। प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाए वो सघन माध्यम, ठीक है। तो जहां पर लाइट धीरे चलेगी वो सघन माध्यम है, जहां प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाएगी वो हमारा विरल माध्यम है। अब सर ये तो आप और कंफ्यूज कर रहे हो, जहां लाइट धीरे चलेगी वो सघन है, तेज भागेगी तो विरल है। पर ये हमें पता कैसे चलेगा कि लाइट धीरे कहां चलती है और तेज कहां चलती है। हाँ, इतना तो पता है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। लाइट जितना तेज हवा में है उतना तेज पानी में नहीं चलेगी, उतना ही तेज कांच में नहीं, उतना ही तेज डायमंड में नहीं। लेकिन जब लाइट अलग अलग मीडियम में चलती है तो जहां पे तेज चलेगी वो चलो विरल है, रेरर है, खुला मैदान। विरल माध्यम यानी कि वीरान एरिया, खुला मैदान, स्पीड ज्यादा। डेंसर सघन माध्यम, भीड़ भाड़ वाला, स्पीड कम। यानी डेंसर में स्पीड कम होती है, विरल में ज्यादा होती है। पर पता कैसे चलेगा ये कि ज्यादा कहां होती है और धीरे कहां होती है। तो उसके लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखना। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। देखो बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट जो है ना, ये सबसे तेज चलती है वैक्यूम में, निर्वात में। तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, वैक्यूम में। वैक्यूम समझ रहे हो ना, बिल्कुल खाली जगह, शून्य, जीरो। जैसे इस कमरे में कुछ नहीं है, मेरे इस रूम में, मेरे दीवार के बीच में, लेकिन कमरे में हवा तो, एयर तो है ही। और कमरे से सारी की सारी हवा बाहर निकाल दी जाए तो कमरा बिल्कुल खाली हो जाएगा, हवा भी नहीं होगी, तो हम कहेंगे कमरे में वैक्यूम, निर्वात पैदा हो गया। तो लाइट सबसे तेज चलती है वैक्यूम में, उससे थोड़ा धीरे चलती है एयर में, उससे धीरे चलती है लिक्विड, तरल में, और सबसे धीरे चलती है सॉलिड में। तो लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड में सबसे कम। यानी कि लाइट सबसे धीरे कहां चलती है, सॉलिड में, ठोस में, और सबसे फास्ट कहां पे चलती है, वैक्यूम में। अब यहां पे हल्का से एक आइडिया ले सकते हैं कि लाइट अगर सॉलिड में, ठोसों में धीरे चलती है, यानी कि अगर कभी दो मीडियम आपके सामने हो, एक मैं मोटा मोटी सी आइडिया बता रहा हूं, डिटेल थोड़ी देर में आएगी, हो सकता है कि कल की क्लास में आए। अगर कभी आपके पास में दो मीडियम हो, उन दो में से अगर एक सॉलिड है उसे आप कहेंगे डेंसर मीडियम, क्योंकि सॉलिड में स्पीड कम होती है। अगर सॉलिड ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप लिक्विड को डेंसर सघन माध्यम कहेंगे। लिक्विड ऑप्शन में नहीं तो एयर को कह देंगे। वैक्यूम तो हमेशा विरल माध्यम होगा ही सबके सामने। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि कांच और पानी में ज्यादा डेंसर मीडियम कौन है, कांच पानी में, तो आप बोलेंगे कांच, सॉलिड है। लेकिन पानी और हवा में ज्यादा डेंसर मीडियम कौन है, पानी। हवा और वैक्यूम में कौन है, तो आप बोलेंगे हवा। यानी जब भी आपके पास दो मीडियम हो तो उनमें अगर आपको सॉलिड दिख जाए
तो उसके 99% चांस है कि वो डेंसर मीडियम होगा। सॉलिड ऑप्शन में नहीं तो लिक्विड को बताएंगे, लिक्विड नहीं है तो एयर को बोलेंगे, और वैक्यूम हमेशा रहेगा विरल माध्यम। ठीक है। दूसरी चीज, वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, तो वैक्यूम में स्पीड होती कितनी है ये भी एग्जाम में आता है, जो हमें एक बच्चा पहले लिख चुका है। यहां पर लिखेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल से बेटा लिखते हैं सी में, सी से। निर्वात में प्रकाश की चाल के लिए सिंबल होता है स्मॉल सी, और इसकी वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सब बच्चे रट लेंगे इस क्वेश्चन को, ये पेपर में आपको टपक सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। भाई एक चीज बताओ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे 3 पावर बढ़ जाएगी ना। तो पेपर में देखो ध्यान से पढ़ना, अगर मीटर पर सेकंड पूछेगा तो 10 की पावर 8 पर टिक लगाना है। वो कई बार गेम खेलता है एग्जाम में, वो मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पर सेकंड पूछ लेगा, तो फिर 10 की पावर 5 पर टिक लगाएंगे। तो 10 की पावर 5 का होता है लाख, यानी कि लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। गजब, खतरनाक। लाइट की स्पीड 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। मैंने कहा 1 सेकंड लगे होंगे, इतनी देर में लाइट 3 लाख किलोमीटर जा चुकी है अंतरिक्ष में। ये लाइट इतनी खतरनाक है कि 1 सेकंड के अंदर ही 3 लाख किलोमीटर जाती है, 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर चली जाएगी, 10 सेकंड में 30 लाख किलोमीटर दूर चली जाएगी। 10 सेकंड में हमारी औकात नहीं है 100 मीटर भागने की, और लाइट भाग जा रही है 30 लाख किलोमीटर। तभी तो सूर्य का प्रकाश धरती तक 8 ही मिनट में आ जाता है, जबकि सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी 8 ही मिनट के आसपास में तय हो जा रही है। खतरनाक है लाइट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सबसे तेज कौन चलता है, आपको बहकाएगा राफेल विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, साउंड, आवाज, लाइट। आप ध्यान रखना कि पेपर में कुछ भी आ जाए, अगर लाइट लिखा है तो सबसे तेज कौन चलता है, लाइट, प्रकाश। तो लिखेंगे, ये इंपोर्टेंट लाइन है, अगली 2-3 लिखेंगे। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड। हिंदी में लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड। आगे लिखेंगे, नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। प्रकाश से तेज कोई वस्तु नहीं चल सकती। जान पूछ के लिखवाता हूं मैं हर क्लास में ये बात, कि जान पूछ के कि कोई भी वस्तु, यानी कि आप कंफ्यूजन ना हो। देखेंगे, प्रकाश से तेज कोई वस्तु नहीं भाग सकती है। प्रकाश से तेज कोई वस्तु नहीं चल सकती है। तो पेपर में लिख दिया कोई आकाशीय पिंड, राफेल विमान, फलाना ढिकाना, कुछ भी, तो सबकी स्पीड क्या है, लाइट के सामने कम है। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि लाइट की स्पीड सबसे पहली बार किसने मेजर की। याद है, नवीन कह रहा था जी मैं बिहार से हूं। बिहार वाले बच्चों की तो भाई हरकतें ऐसी होती नहीं जैसे तू कर रहा था अभी 1-2 दिन पहले। बिहार के बच्चे तो बड़े सेंसिटिव होते हैं टीचर को लेके। मैं और इधर ईस्टर्न यूपी में भी बनारस पढ़ा है मैंने कई साल, बड़ा मजा आया। 2014 से लेके 17 तक मैं गया हूंगा शायद वहां, या 18 तक भी हो सकता है।
तो वहां लगता है भाई कि बच्चा रेस्पेक्ट देता है। पटना में ही पढ़ाया मैंने। इधर हरियाणा में या वेस्टर्न यूपी में अपने साइड, यहाँ पढ़ाने में वो मजा नहीं है। यहाँ बच्चे है ना, मास्टर होगा अपने घर का होगा, यहाँ ज्यादा सीरियस नहीं लेते बच्चे। उधर है थोड़ा सा, एक्सेप्शन होते हैं एक दो, इसके जैसे वो बात अलग है। तो एक क्वेश्चन आता है कि लाइट की स्पीड सबसे पहले किसने मेजर की? आसाम वाले बच्चे भी हैं भाई। अच्छा, क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहली बार किसने मेजर की? बेटा इसका नाम है ओली रोमर। लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट टाइम, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट टाइम measured by ओली रोमर in 1676। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओली रोमर ने 1676 में ज्ञात की थी। ओली रोमर साहब ने 1676। ये इन चक्कर मत पड़ो, मन की स्पीड, फलाने की स्पीड, यहां कोई आध्यात्मिक बातें नहीं हो रही क्लास में, है ना। तो प्रकाश से पहले किसने मेजर की? ओली रोमर ने 1676 ईस्वी में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। बाकी हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। कल भी क्लास आपके साथ यही टाइम रहेगा। अच्छा कंटेंट जिस दिन खिंच जाता है तो 50 मिनट में बात बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटा 5 मिनट में भी उतनी बात नहीं हो पाती। तो कल की क्लास में मिलेंगे आपसे वही 9 बजे वाले स्लॉट में, या टाइम अगर चेंज होगा दोपहर के 2 बजे या शाम के 7 बजे, वो आपको पता चल जाएगा। पर अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि सेम टाइम पर क्लास रहेगी। कल इसी समय हम मिलेंगे आपसे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, गुड नाइट।